Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy way. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैट्रियार्की और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ने वाले हैं। पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि यौनिक श्रम विभाजन। तो आपके सेक्स के बेसिस पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि पैट्रियार्की जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है। पैट्रियार्की वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से बना है। 2 ग्रीक वर्ड है, एक है आपका पैटर और एक है आपका आर्की, विच मीन्स फादर एंड रूल रिस्पेक्टिवली। तो पहले का पीटर का मतलब होता है फादर और आर्की का मतलब होता है रूल। पितृसत्ता जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ये भी आता है कई बार कि ये जो वर्ड है ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, किससे डिराइव्ड हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो पैटर और आर्की जो है वो अब ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका कि मतलब होता है पिता और शासन। व्हाट इज पैट्रियार्की? अगर पैट्रियार्की है क्या, पितृसत्ता क्या होती है? ये एक सिस्टम है। आप किस तरह से बिहेव करते हैं, ये बिहेवियर का एक आपका पैटर्न है, एक सिस्टम है। समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, वही है आपका पैट्रियार्की। नेक्स्ट है इन सिंपल वर्ड्स द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द फादर और द एल्डेस्ट मेल मेंबर ओवर हिज, यानी कि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पिता या परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य का अपने परिवार पर पूर्ण शासन। या तो वो पिता भी हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर फैमिली है, और वहाँ पे अगर हम पैट्रियार्की को डिफाइन करेंगे तो आपके जो पेरेंट हैं वो मेल पेरेंट में आएंगे, आपके फादर आएंगे। और अगर जॉइंट फैमिली है तो जो भी फैमिली है उसमें जो सबसे बड़ा जो मेल मेंबर है, सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, उसका अपने परिवार पे जो पूर्ण शासन होता है मेल मेंबर का, वो ही जो एब्सोल्यूट रूल होता है उनका, वही आपकी पितृसत्ता कहलाती है। सिंपल वर्ड्स में इसे कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सिल्विया वॉल्वी, पैट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस इन विच मेन डोमिनेट, ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट वुमेन। ये इन्होंने बोला है अपनी बुक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की, जो कि 1997 में आई थी। आपकी थ्योराइजिंग पैट्रियार्की इनकी बुक है, इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। तो सिल्विया वॉल्वी क्या कहती हैं? सिल्विया वॉल्वी जो है फेमिनिस्ट थिंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इनकी बुक और स्टेटमेंट आते हैं। पितृसत्ता सामाजिक संरचना और व्यवहार की एक प्रणाली है। पितृसत्ता क्या है? हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें किस तरह से बिहेव करना है, वो व्यवहार की एक प्रणाली है या एक व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व रखते हैं। इन विच क्या होता है, जो मैन मेंबर हैं यानी कि जो मेल मेंबर हैं सोसाइटी के, वो डोमिनेट करते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, उनका दमन करते हैं। ऑप्रेस मतलब दमन करना। एंड उसके बाद आता है कि उनका शोषण करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। यही है आपकी पितृसत्ता। ये आपकी सिल्विया वॉल्वी कह रही है। ये सही है या नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सिल्विया वॉल्वी ने अपने थॉट्स में क्या कहा है, अपनी बुक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की में क्या कहा है, पितृसत्ता का जो सिद्धांत वो देती है उसमें इन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रियार्की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स 6 सब स्ट्रक्चर। तो पितृसत्ता की संरचना को इसके 6 उप संरचनाओं के आधार पर किसने वर्णित किया है? तो ये आपकी सिल्विया वॉल्वी ही करती हैं। जो पितृसत्ता है या पितृसत्ता की जो संरचना है, जो हमारा पैट्रियार्की का स्ट्रक्चर है, उसको अपनी बुक थ्योराइजिंग पैट्रियार्की में इन्होंने उसकी 6 उप संरचना यानी कि 6 उसके सब स्ट्रक्चर्स बताए हैं। वो क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 6 सब स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ ये तो पूछता है कि कितने बताए हैं, तो टोटल 6 हो गए। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सिल्विया वॉल्वी ने बताया है सब स्ट्रक्चर और कौन सा नहीं बताया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। तो पहला ये बताती है पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की पितृसत्तात्मक प्रणाली, पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा बताती है पैट्रियार्कल रिलेशन इन पेड वर्क एंड प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि वैतनिक कार्यों
तथा संपत्ति अधिकार में पितृसत्तात्मक संबंध। और तीसरा इन्होंने बताया है पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की पितृसत्तात्मक संरचना। अब हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जो पहला है, इन्होंने बताया कि पैट्रियार्कल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ और या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो फीमेल हैं या जो विमेंस होती हैं वो घर के या डोमेस्टिक वर्क्स में इन्वॉल्व रहती हैं, और जो बाहर के काम है, जो बाहर का लेबर है, वो या तो उनके हस्बैंड या फिर मेल मेंबर्स कर रहे होते हैं। तो पूरी तरह से उनकी डोमिनेंसी वहाँ पे होती है। फीमेल ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करती, वो घर पे खाना या सबके लिए सब कुछ करना वो करती हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम देखें या आर्थिक रूप से देखें तो जो मेल मेंबर है उन्हीं पे डिपेंड रहती है। और जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के संबंध होते हैं या उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के साधन, उस पे जो राइट होता है या अधिकार होता है वो किसका होता है, वो पुरुषों को ही मिला होता है। तो ये था इनका पहला। दूसरा ये कह रही हैं कि पैट्रियार्कल रिलेशन इन पेड वर्क एंड प्रॉपर्टी राइट। उसमें इनका कहना ये था कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अगर जो मेल काम कर रहा है, फीमेल काम कर रही है, तो उनको अगर हम आर्थिक बेसिस पे देखें तो महिलाओं को कुशल कम समझा जाता है और उनको दक्ष नहीं समझा जाता, और उसके बेसिस पे उनको पे भी कम किया जाता है। अगर मेल मेंबर है, अगर उसे जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा सा लेस देने की कोशिश रहती है फीमेल्स को। अब अगर कहीं कहीं पे है कि इक्वालिटी अब आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी अभी आपको ऐसा मिलेगा कि जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा वो कम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये कहती है जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी राइट में इन्होंने कहा है कि जो संपत्ति है या जो प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रांसफॉर्म होती है, वो जो उसका ट्रांसफ़र होता है वो होता है आपका जो भी मेल मेंबर है या जो पिता है उससे उनके बेटों को मिलती है। वो जो ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है, वो आपकी मेल मेंबर से उनके ही बेटों को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में ये बताती है कि जो भी राज्य है या स्टेट होता है उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं या ऐसे वर्क्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस टाइप का काम करते हैं, पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, और उनमें क्या होता है इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं जो मेल है उनके ही इंटरेस्ट या उनके ही जो राइट्स हैं उनको ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी मेल हैं उनको फीमेल्स जो होती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करने का अवसर जो है वो मिलता रहता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है और जो विमेन वेलफेयर के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोर्थ इन्होंने लिखा है इंक्लूजन ऑफ वायलेंस प्रॉपर्टी परपरेटेड बाय मेन, पुरुषों द्वारा की जाने वाली हिंसा का समावेश। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन पैट्रियार्की इन सेक्सुअलिटी, यौनिकता में पितृसत्ता पर आधारित संबंध। और लास्ट ये बताती है मेल डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सांस्कृतिक संस्थाओं में पुरुष प्रधान प्रणाली। तो ये तीनों क्या है इनको समझ लेते हैं। तो पहला ये बताती हैं, जो फोर्थ ये बता रही हैं कि पुरुषों द्वारा की जाने वाली हिंसा का समावेश। तो उसमें ये कहती हैं कि जो भी स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है पैट्रियार्की का, उसमें मेल डोमिनेंसी की बात है और महिला जो है वो सबॉर्डिनेट उनको रखा है। तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जो पुरुष है वो अपना एक डोमिनेंसी बनाने के लिए महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। हर जगह वो अपने आप को बहुत सुप्रीम बताने की कोशिश करते हैं, अपना जो रिस्पेक्ट है वो बताने की कोशिश करते हैं, और जो भी विमेंस हैं उनके जो राइट्स है या उनके जो अधिकार हैं उनको उससे वंचित रखा जाता है। इसके बाद दूसरा है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन पैट्रियार्की इन सेक्सुअलिटी। इसमें ये कहते हैं कि जो भी आपके सेक्सुअल राइट्स हैं उनका भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अनैतिक इच्छाएं जो हैं वो उन पर ला दी जाती हैं। जो भी सेक्सुअलिटी है उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। इवन एक जो विमेन है उसके कितने बेबीज़ होंगे या नहीं होंगे, इसका भी जो एक डिसीजन है वो मेल मेंबर ही ले रहा होता है, वो जो उसका हस्बैंड है वो ही ले रहा होता है। इवन सेक्स के बेसिस पे भी अबॉर्शन आप देखते हैं, अगर उनको बेटी नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए, तो अगर वो नहीं भी रेडी है तो करा दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, जो भी बेबी होने वाला है उसका जो वो क्या होगा,
उसका हम अगर सेक्स की बात करें तो उसका भी राइट है, अगर तो वो मेल मेंबर लेके रहते हैं, उसकी ही इच्छा पे डिपेंड करता है। लास्ट ये बताती हैं मेल डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन। इसमें इनका ये कहना था कि जो पुरुष सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उसकी जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है, उसमें इनका ये कहना था कि जो भी परिवार है, विवाह है, धार्मिक विश्वासें हैं, ये ऐसा कल्चर ही बना हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लें कि एक फैमिली है, उसको अगर हम देखें कि वो कैसे रेगुलेट हो रही है, तो कोई मेल मेंबर ही कर रहा है। और यहाँ पे आपको पैट्रीनीनियन और पैट्री लोकल सिस्टम मिलता है। पैट्रीनीनियन मतलब वंश परंपरा जो है वो पुरुष के नाम पे चलेगी। आप देखें, जो आप सरनेम लगाते हैं वो अपने फादर का ही लगाते हैं, तो पुरुष के नाम पे ही चलती है। और आफ्टर मैरिज पैट्री लोकल फैमिलीज़ आपको मिलती हैं कि जो लड़की है वो पति के घर पे जाके रहेगी, तो पैट्री लोकल फैमिलीज़ आपको मिलती हैं। तो इस तरीके का सिस्टम ही चल रहा है। और जो भी फीमेल्स होती हैं, उनको अगर वो फैमिली में रहती हैं तो उनको अपने फादर, अपने हस्बैंड, अपने भाई, उनके कंट्रोल में रह के ही रहना होता है। तो इस तरीके का कल्चर ही बना हुआ है। तो ये इन्होंने लिखा है। ये इनके 6 जो थे वो सब स्ट्रक्चर्स थे जो इन्होंने बताए। नेक्स्ट है अ वुमन इज़ मेड नॉट बॉर्न, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसका है? एक महिला जो है वो कमज़ोर होती नहीं है, वो बनाई जाती है। एक महिला जो है वो पैदा नहीं होती, उसको बनाया जाता है। अब हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है, सेक्स वर्सेस जेंडर। सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है? सेक्स होता है आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों में, जेंडर में। बट ऐसा नहीं है कि मेल कुछ कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। जो ये बना दिया गया है सोसाइटी में कि फ़ीमेल है तो उसे ऐसे बिहेव करना है, मेल है तो उसे ऐसे बिहेव करना है, ऐसी चीज़ें। तो यही जो है, इसके बारे में सिमोन डे beauvoir ने लिखा है कि जो वीमेन होती है वो पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। एक महिला जो है वो कमज़ोर पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है, ऐसा सिमोन डे beauvoir ने लिखा है। इनकी भी बुक्स हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है when the division of role between men and women is based on sex, this condition is regarded as। जब पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिका का विभाजन लिंग के आधार पर होता है तो इस स्थिति को कहा जाता है, इसको ही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मतलब जो अभी हमने बताया या अभी हमने बात की कि जो फीमेल है वो घर का काम करेंगी, तो यही तो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में, कि फीमेल्स ही घर का काम करेंगी, मेल्स हैं तो वो बाहर का काम करेंगे। तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ही कहलाता है। जो मेन और वीमेन के बीच में सेक्स के बेसिस पे जो उनकी जो काम है वो डिवाइड है, वही है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज मेन इशू रिलेटेड विथ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम के यौन विभाजन से संबंधित मुख्य मुद्दा जो है वो कौन सी स्थिति है, कौन सी कंडीशन है जो आपकी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से रिलेटेड है? ये आपका घरेलू श्रम का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड लेबर। अब आप देखें कि घर के सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ज़्यादातर आपको सोसाइटीज़ में ऐसा देखने को मिलता है, वो वीमेंस की है, वो फीमेल्स की होती है। आइदर वो वर्किंग है या नहीं है, वर्किंग भी है तो भी उनको घर के काम जो उनको डबल रोल प्ले करने पड़ते हैं, उनको वहाँ पे भी देखना है और उसको बाहर भी देखना है, उनको ही एडजस्ट करना होता है। उसके अलावा आप देखें तो इवन अगर बेबीज़ भी हैं तो उनकी केयर उनको ज़्यादा करनी है। तो इस तरीके का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड लेबर जो है वो हमारा मुख्य मुद्दा है। नेक्स्ट बात आती है गर्डा लर्नर डिस्क्राइब्ड द पैट्रियार्की इन विच बुक। तो गर्डा लर्नर की बुक है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। गर्डा लर्नर ने अपने पितृसत्ता का वर्णन किस बुक में किया है? तो उन्होंने क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की में किया है, इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट है द इंटरप्रिटेशन ऑफ पैट्रियार्की बाय मॉर्गन इज़ बेस्ड ऑन विच अप्रोच। तो जो मॉर्गन थे उन्होंने कौन सा अप्रोच यूज़ किया है पैट्रियार्की को जब उन्होंने बताया है? आप जानते हैं कि सब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस को यूज़ करके स्टडीज़ करते हैं। हमने बहुत सारे थिंकर्स पढ़े, इंडियन थिंकर वगैरह, तो सब अलग अलग अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव को यूज़ किया उन्होंने अपनी स्टडीज़ में। तो ये जो मॉर्गन थिंकर थे, उन्होंने जो पैट्रियार्की की बात की तो उन्होंने कौन सा अप्रोच यूज़ किया है? तो उन्होंने मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ किया है।
ये जो मॉर्गन थे आपके, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 300 कम्युनिटीज़ की स्टडी की थी और मेल और फीमेल के बारे में इन्होंने जो वर्क करती हैं उनके नेचर के बेसिस पे उन्होंने बताया कि उन दोनों के ही जो वर्क हैं वो अलग अलग रहे। इनकी बुक थी एंशिएंट सोसाइटी, उसमें उन्होंने जो हमारा ह्यूमन कल्चर है उसके 3 स्टेजेस बताए थे, जंगली, बर्बर और सभ्य, उसको इन्होंने बताया था। और ये इन्होंने कहा कि एंशिएंट टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि जो मेल मेंबर होता है वो कहीं ना कहीं आजीविका जुटाने का काम करता है और इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं उसके ऊपर वो डोमिनेट करता है। ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज़ रिगार्डेड बाय मारिया पावर एज अ फैटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैट्रियार्की। मारिया पावर जो है ये एक थिंकर है, इन्होंने पितृसत्ता का घातक परिणाम किसे माना है, तो ये कॉमोडिटाइजेशन ऑफ वुमेन की बात करती हैं, महिलाओं के वस्तुकरण की बात करती हैं या स्त्रियों के वस्तुकरण की बात करती हैं। इनका कहना ये है कि जो भी स्त्रियां हैं उनको या जो फीमेल्स हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाने लगा है, इसीलिए उनके साथ जो है बहुत सारी इमोरल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। यहाँ तक कि उनको आपने सुना होगा फीटिसाइड के बारे में, मतलब कन्या भ्रूण हत्या, वो बेबी मदर के बॉम्ब में ही उसको मार दिया जाता है। इवन विमेंस का किडनैपिंग और उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अनैतिक, उनका बिजनेस बना लिया गया है, इस तरीके की चीज़ें, तो उनको बिल्कुल ही उनका कमोडिटाइजेशन कर दिया गया है, उनको एक वस्तुकरण कर दिया गया है। ये मारिया पावर बताती हैं। नेक्स्ट है वाई डू सम फेमिनिस्ट राइटर रिगार्ड विमेन लेबर हैज़ इनविजिबल लेबर। तो कई बार जो ये नारीवादी लेखिकाएं हैं या नारीवादी जो फेमिनिस्ट थिंकर है हमारी, वो महिला श्रम को अदृश्य श्रम क्यों मानती हैं, इनविजिबल लेबर क्यों मानती हैं, जो विमेंस जो लेबर कर रही हैं उसको वो इनविजिबल क्यों मानती हैं। वो इसलिए क्योंकि विमेंस लेबर इज़ नॉट अटैच्ड विद एनी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो स्त्रियों के श्रम को उतनी मान्यता नहीं दी जाती। इवन आप घर में भी कई बार देखेंगी नॉर्थ कल्चर में या नॉर्थ रीजन में आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर मेन मेंबर्स हैं और अगर वो हाउसवाइफ हैं तो आपने देखा होगा कि घर में क्या करती हो, इस तरीके के स्टेटमेंट आप सुनते हैं। तो उनका जो काम है उसको एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि घर पे कुछ काम ही नहीं होते हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बट ये है कि वो ऐसा बना दिया गया है, एक ऐसा पैटर्न चला आ रहा है कि जो विमेंस हैं उनकी जो लेबर को उतनी मान्यता नहीं दी जाती सोसाइटी में। सिल्विया बॉल्बी का जो सिमोन दे बुआ का जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि स्त्रियां जो है वो जन्म नहीं लेती, स्त्री बना दिया जाता है, वो स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जाता है, एक स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट इन्हीं का ही है। सिमिलर वर्डिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेन आर कंसीडर्ड to be strong, tough, and focused on material success, while women are considered to be more modest, gentle, and concerned about quality of life. Who said this? ये स्टेटमेंट किसका है? पुरुषों को दृढ़, कठोर एवं भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है और ऑन द अदर हैंड जो महिलाएं हैं उनको अधिक विनम्र, कोमल और जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंतित होने वाला माना जाता है। ये जो आपके थिंकर थे ग्रीट हॉफस्टेड, उनका स्टेटमेंट है, ग्रीट हॉफस्टेड का स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मेल होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, टफ है और वो फोकस्ड हैं अपने भौतिक सफलता के ऊपर, और वहीं पे आपको जो फीमेल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट मिलेंगी, जेंटल मिलेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द सोशल सिस्टम दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रियार्की इन विच वीमेन आर एट द टॉप ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। तो ये आपका मैट्रियार्कल सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। पैट्रियार्की का ही जस्ट ऑपोजिट आप कह सकते हैं मैट्रियार्कल कल्चर होता है। ये आपको ट्राइब्स में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको साउथ रीजन में मिलेगा। स्पेसिफिकली ट्राइब की अगर हम बात करें तो खासी ट्राइब है, गारो ट्राइब है, ये सब आपकी मैट्रियार्कल कल्चर को फॉलो करते हैं।
उस सामाजिक व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है जो मातृसत्ता के सिद्धांत के आसपास आयोजित की जाती है, जिसमें महिलाएं जो हैं वो शक्ति संरचना के शीर्ष पर होती हैं। वो मातृसत्तात्मक समाज होता है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। सोशलाइजेशन ऑफ हिंदू गर्ल्स इन पैट्रीलिनियन इंडिया, ये लीला दुबे लिखती हैं। लीला दुबे आपकी फेमिनिस्ट थिंकर में आती हैं और ये आपकी इंडियन थिंकर हैं। आपने नाम सुना होगा इंडियन थिंकर एस.सी. दुबे का, ये इनकी वाइफ थी लीला दुबे। नेक्स्ट है आपका मार्गरेट मीड लिखती है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इंपॉर्टेंट है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ये लिखा है मार्गरेट मीड ने। इसके बाद आपका आता है रिप्रोड्यूसिंग मदरिंग। रिप्रोड्यूसिंग मदरिंग ये जो है नैन्सी चौधरी की बुक है। और नेक्स्ट है नीरा देसाई लिखती है विमेन इन मॉडर्न इंडिया, एंड नीरा देसाई ने विमेन इन इंडियन सोसाइटी। विमेन इन मॉडर्न इंडिया एंड विमेन इन इंडियन सोसाइटी, ये दोनों ही जो बुक हैं ये नीरा देसाई ने लिखी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। नीरा देसाई जो थी, आपने सुना होगा A.R. देसाई का नाम, अक्षय रमन लाल देसाई, वो इनके हस्बैंड थे। नीरा देसाई उनकी वाइफ थी। A.R. देसाई आपके इंडियन थिंकर है, नीरा देसाई उन्हीं की ही वाइफ है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।